एक सोशल प्रॉब्लम का यदि हम समाधान करना चाहते हैं तो इसे एक चुनौती के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हम सभी को एकजुट होकर इस बुराई को अपने भारत देश से समाप्त करना पड़ेगा। खड़गे जी, ये बैठ के बोलने की परमिशन ऐसी ही दे दी है, क्या है हर कोई सदस्य उठ के बिना परमिशन के बोलेगा। मैं हरियाणा की घटना की चर्चा नहीं कर रहा हूं, हरियाणा के दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मत भूलिए। प्लीज प्लीज बैठिए। अरे भाई, है सब कुछ है डिटेल हमारे पास। ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते। आप सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप जो बोले, आप जो बोलेंगे सब मैं सुनूंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कृपया आप सुन लीजिए। You are more experienced. चलिए, बैठे बैठे कमेंट फिर नहीं करोगे। नो, आई एम सॉरी, अदरवाइज आई विल हैव टू नेम यू एवरी नाउ एंड देन। दिस विल नॉट डू। प्लीज टेक योर सीट। नो कमेंट्स लाइक दिस, नो कमेंट्स लाइक दिस। बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए। आपका नाम दर्ज हो जाएगा। बैठिए बैठिए। ये नहीं होता है। नो। What is happening, ma'am? Please, you have to listen. मैं गुजरात में 1991 से लेकर 1999 तक 99 तक दलितों के ऊपर कितने अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, यह चार्ट मैं आप सुनिए। इन लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है वर्कआउट करने का, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 1991 से लेकर 1999 तक मैं समझता हूं कि 91 में 1211, 99 में 1656, 93 में 1751। लगातार यह संख्या बराबर दलितों पर अत्याचार की गुजरात में इन कांग्रेस के शासनकाल में अध्यक्ष महोदया तेजी के साथ बढ़ी और इतना ही मैं 2001 से उठाकर गुजरात में दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं हुई हैं उनके आंकड़े को यदि कोई देखे तो मैं सचमुच 2001 के बाद काम करने वाली सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में भारी गिरावट आई है। अध्यक्ष महोदया, मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदया, जहां तक इस बात की भी No, I will not. No, I will not. No, I will. No, I will not. No, I will. You address the chair. और मैं यदि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डाटा जो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से संबंधित है, उस डाटा का यहां पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, 2004 में सारे देश भर में 32,255 दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं और 2005 में 29,741 और 2006 में 32,000 से भी अधिक घटनाएं घटित हुई हैं। 2007 में 35,000 से भी अधिक घटनाएं घटित हुई हैं और 2008 में 38,000
से भी अधिक घटनाएं घटित हुई हैं और 2009 में भी 37,000 से अधिक घटनाएं घटित हुई हैं। यह हम लोगों की हुकूमत नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी। यह सरकार यदि किसी की हो तो आप सबकी ही सरकार थी, हम लोगों की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार के द्वारा मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि सामाजिक बुराई को, इस सामाजिक समस्या को समाप्त करने के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अध्यक्ष महोदया, इस सरकार के 2014 में बनने के बाद और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के द्वारा जो भी गरीबों के लिए, दलितों के लिए और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस प्रकार के कदम कभी नहीं उठाए गए हैं। मैं आपका यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि गरीबों के हालात में सुधार होना चाहिए। हिंदुस्तान के गरीबों की आजादी हासिल होने के बाद हिंदुस्तान के बैंकों तक नहीं हो पाती थी, भारत की आर्थिक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे। पहली बार किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने यदि हिंदुस्तान के दलितों को, हिंदुस्तान के गरीबों को, हिंदुस्तान के अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक मुख्य धारा से प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। भविष्य के प्रति, भविष्य में भी उनको आर्थिक अनिश्चितता का वातावरण उनके जीवन में न रहे, उसको दूर करने के लिए कई बीमा योजनाएं भी उन्होंने प्रारंभ की हैं। इतना ही नहीं, गरीबों की आर्थिक हालात में सुधार होना चाहिए। केवल इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अध्यक्ष महोदया उन्होंने स्टैंड अप एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जब दलितों पर होने वाले अत्याचार को, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, हम एक बहुत बड़ी बुराई मानते हैं और इसकी हम निंदा करते हैं और यह भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस बुराई को समाप्त करने के लिए जहां पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, वहीं पर पूरे सदन से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि हम सबको मिलजुल कर इस बुराई को चुनौती के रूप में स्वीकार कर इसे समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। यही निवेदन करते हुए अपनी बात को थैंक यू। नाउ प्लीज गो टू योर सीट। ये क्या है भगवान जी, ये क्या है? कहाँ खड़े हो आप? पहले अपनी जगह पे जाइए। नो, प्लीज गो टू योर सीट। क्या है, क्या है? दौड़ लगाओगे सदन में? दौड़ लगाओगे? जाओ जाओ अपनी सीट पे जाओ प्लीज प्लीज। दिस इज नॉट नहीं हो रही, प्रश्न पूछना चाहिए। होम मिनिस्टर जी ने ये कहा। एक मिनट, प्रश्न पूछोगे तो सुनना फिर पड़ेगा कुछ। अरे हम सुनने को तैयार है, सुनने को तैयार है। फिर हल्ला बोलना नहीं, ऐसा नहीं भाग। ये कोई चर्चा मैडम स्पीकर, नहीं, आपसे विनंती है और उनसे भी विनंती है कि बार बार इस सदन में जो आज की घटना घटती है या जो उनके दौरान में जो घटनाएं घट रहे हैं, जब हम सवाल उठाते हैं, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन पूछते हैं, तो वो 70 साल का हिस्ट्री बोलते आते हैं। सुनिए, अरे सुनो सुनिए, और 65 साल का इतिहास सुनाते आते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उस 70, 60, 65 साल के दौरान में कम से कम 80 से ज्यादा लोग के कांग्रेस में थे, इनके बाप दादा सब कांग्रेस में, और आज ये बात करते हैं। सुनिए, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, आज गुजरात के बारे में, आज की घटना के बारे में इनका रिप्लाई जो था वो हमारे को समाधान कारक नहीं है, एक। और दूसरी चीज हमने डिमांड किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ और वहां पर भेजिए, इंक्वायरी होने दो, किस किस पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व है, कौन से संगठन उसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए ये फुल इंक्वायरी होना चाहिए, उनको पनिशमेंट होना चाहिए। उस वक्त हम खुश हों। इसीलिए उन्होंने मैं ये चाहता हूं आप अनाउंस करेंगे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी,
या पार्लियामेंट्री कमेटी जो विजिट करेगा और इस बारे में सविस्तार से रिपोर्ट इस सदन में रखो और हमको मालूम होने दो उसमें आरएसएस है, बीजेपी है, कौन सी संगठन है, हमको मालूम होने दो। इसीलिए मैं डिमांड करता हूँ। अध्यक्ष जी, मुझे एक निवेदन करना है। अभी अपने स्टेटमेंट में माननीय पप्पू यादव ने एक बात कही है, जिस बात पर मैं घोर आपत्ति करता हूं। माननीय पप्पू यादव ने एक बात कही कि एक आदमी की रक्षा के लिए अगर मुझे 1 लाख गाय मारनी पड़े तो मैं मारूंगा। मैं कहता हूं कि करोड़ों आदमियों की भावनाओं पर इसका ठेस पहुंचेगी। गाय हमारी आस्था का प्रतीक है, सारी संस्कृति का प्रतीक है। कभी मुस्लिम बादशाहों ने भी गायों को मारने की बात नहीं की, इसलिए इस बात को कार्यवाही से निकाला जाए। मैं इस पर आपत्ति करता हूं, मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। कर देंगे। यस मेहता, इट्स ओके, बैठिए, हो गया। इश्यू समाप्त, अब बार बार नहीं होता है। मेहताब जी वांट टू, हो गया, उनका रिप्लाई हो गया। Madam, I'm on a different subject. I know. And this is relating to, as the House is aware, you are aware. प्लीज बैठिए। Mahanadi, आप बैठिए। क्या हो गया? Madam, we are not happy with this reply. Madam, we are not happy. Mahanadi is the lifeline of Odisha. It contributes maximum irrigation in our state. Lives and lifelines of farmers of 15 districts, that is Bargarh, Jharsuguda, Sambalpur, Sundargarh, Balangir, Sonpur, Baudh, Anugul, Cuttack, Kendrapada, Jagatsinghpur, Jajpur, Puri, Nayagarh and Khordha are fully dependent on Mahanadi. Yes. I have said. In fact, river Mahanadi. बैठिए, आपका सदस्य बोल रहा है ना? तथागत जी, आपका सदस्य बोल रहा है, आप क्या अलग से कहना? बैठिए ना, हाँ तो बोल रहे हैं ना? In fact, river Mahanadi has a direct impact on more than 50% of our population, and indirectly through subsidiaries the Mahanadi system has an impact on around 65% of the population of our state. From time immemorial, the people of Odisha have emotional, cultural and organic relationship with the holy Mahanadi river. It was in 1948 when the foundation stone for the multi-purpose dam project of Hirakud was laid, and the history goes back to 1943 when Dr. Ambedkar was the minister here. That time he had conceived of the construction of this multi-purpose dam project of Hirakud. It was inaugurated in 1957 by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru, who had termed it as the temple of modern India. It is the largest dam, as it is called. But today our concern here is, there was an agreement in 1983 between the then Madhya Pradesh government and Odisha government that how the river water will be shared, and what, if at all, any new embankments or new reservoir are going to be constructed, new dam are going to be constructed, then Odisha government also will be taken into confidence. And with their bipartisan agreement, then only the construction will take place. But the tragedy is, in between, we had never objected when 7 pickup weirs were constructed on the tributaries of Mahanadi, and that had gone on within the last 20 years. But very recently, Ambaguda diversion project, Salka diversion project, Lachanpur diversion project, including Arpa Vaisajhar barrage project, are under execution. 2 new projects such as Pairi Mahanadi intra-state link project and Tandula reservoir augmentation scheme on Mahanadi river will be having a severe impact, adverse impact on flow of water
into Hirakud reservoir, and that is being proposed by government of Chhattisgarh, and already some work has been started. And Odisha and government of Chhattisgarh is also contemplating for construction of a reservoir-based dam in Kelo River adjacent to Odisha border. This is really unfortunate that in a federal system, the interest of the people of Odisha have been completely neglected. Yes. We are shocked. That is why we want to raise it here. And if central agency like Central Water Commission has remained a silent spectator. Yes. And being the nodal agency, Now, please. they are expected to be neutral and should play a proactive role in safeguarding the interests of the farmers of the riparian state of Odisha. Yes. And I also hope, Yes. or rather I demand, the Ministry of Environment and Forest also take up this issue, keeping in view the interest of Odisha. Yes. On behalf of the people of Odisha, Madam, I would urge upon this government through you for the immediate intervention on this issue and instruction to the central government agencies to play their fair role proactively and safeguard the interest of the farmers of Odisha. Therefore, our demand is immediately stop unilateral construction of such major projects over Mahanadi in the upper reach of Hirakud, and that is our demand. And we would also urge upon you, Madam, that there is a notice before your consideration. There are many other things also, and we need a structured discussion in this House. Therefore, we have given a calling attention motion for your consideration, so that the Minister can interact with the respective government, with the government of Chhattisgarh, because this Mahanadi flows across Chhattisgarh to Odisha, and this is a very volatile issue today in our state. Large number of people, more than, as I said, 65% of our population are going to get affected. Therefore, I demand immediate steps should be taken by the government of Union government to stop construction of those barrage and reservoir in Chhattisgarh. Madam, we are not satisfied. Please. हो गया ना? Please. Yes, please. Saugat Rai ji, no, please. Yes, you want to say something? Madam Speaker, Yes. I would like to bring to your notice Yes. the What is it? That issue is already done. Yes. Now nothing will go on record. That issue is already done. Madam, Yes. you are kind enough to allow Kharge ji, even after a Home Minister's response, also to say something. Yes. No problem. It's a chair's discussion. But it always pains us every time some discussion, we bring the name of RSS, we bring the name of the BJP. And now, please go through the record. With all seniority, he said, this side, 80% of our हमारा बाप कांग्रेस में थे हमारा ना राजनाथ सिंह ना सुषमा स्वराज ना वेंकैया नायडू ना अद्वानी जी ना सदानंद गौड़ा we never or Anant Kumar, none of us had any smell of even the Congress party. We feel proud of it also. ऐसा विषयों के बारे में थोड़ा संयमन बरतना चाहिए. बोले रिकॉर्ड में जा रहे रिकॉर्ड में I am a minister. Mr. Saugat Rai, you know that I got every right. I know what is the parliamentary procedure. Yes. So I request the chair to delete such references. हमारा बाप अभी है नहीं to defend himself. I feel sad somebody talks about my parents, my father, and that to a senior man. You should never do it. You should be removed from the records. Sure, I will. Okay. Yes. Shri Bhagwant Maan ji. I will allow you afterward. Bhagwant Maan ji. बहुत बहुत Okay. धन्यवाद मैडम. एक मिनट. Yes. मैडम सीनियर हैं. आप बोलिए ना. जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया. मैडम
मैं एक बहुत ही गंभीर मसला तथागत जी, जो- ऐसा नहीं होता बैठिए, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। यस, जी क्या है? मैडम, एक बहुत ही गंभीर मसला मैं पंजाब का, मेरी स्टेट का मैं उठाना चाहता हूं। जो इंडो पाक बॉर्डर है, माननीय होम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वहां पे जो तार लगी हुई है, लगभग 450 किलोमीटर का एरिया पंजाब का है, वहां पे तार लगी हुई है, तार के पार भी खेत हैं किसानों के, वो बीएसएफ पर डिपेंडेड है उनकी खेती। एक तो रूल है कि वो गेहूं और धान के सिवा और कोई फसल नहीं बो सकते, क्योंकि जो ऊंची फसलें हैं जैसे गन्ना है या कपास है या सूरजमुखी है, वो बो नहीं सकते। देश की सिक्योरिटी के लिए वो बिल्कुल सही कानून है, लेकिन उनके लिए ये कहा गया था सेंटर सरकार की तरफ से कि 2500 रुपये पर ईयर इनको मुआवजा दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला। बाद में पंजाब सरकार ने 7000 पर ईयर अनाउंस कर दिया, वो भी नहीं मिला। मैं आपके जरिए ये मामला उठाना चाहता हूं कि जो आई कार्ड दिखा के अपने खेतों में जाते हैं, उनके लिए सेंटर सरकार क्या सुविधाएं दे रही है, ये मैं आपके जरिए पूछ रहा हूं। और 25 से 30 गांव ऐसे हैं मैडम जो रावी के पार हैं, जो अपने बच्चों को बेड़े में किश्ती में बिठाकर वो इंडिया पढ़ने आते हैं, इंडिया। और करतारपुर साहब जहां पे गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाये थे, वो गुरुद्वारा साहब ऐसा है कि वो नजर आता है इंडिया से 15 किलोमीटर बीच में रावी दरिया है, वहां पे पुल बनाने की सुविधा नहीं है। जबकि हम अरदास में हर रोज ये अरदास करते हैं कि जिन्ना गुरुद्वारियां गुरधामां नूं पंथ तो बिछोड़िया गया है, उन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा खालसा जी नूं बल बख्शो, दान बख्शो, ठीक है। पर एक अगर पुल बन जाए तो लाखों लोग श्रद्धा के लिए करतारपुर साहब माथा टेकने जाते हैं, जो उनकी भावनाओं की कदर हो जाएगी। मैं आपके जरिए ये मांग करता हूं कि ये इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और बॉर्डर एरिया के किसानों का मसला जो है वो सरकार के कानों तक पहुंच जाए। आपके Thank you, Speaker. I would like to draw the attention of the Government of India, and especially the Ministry of External Affairs, regarding a most important matter. There was a disturbing video of Father Tom Urinalil, a Salesian priest who has been abducted by the terrorists on March 4th, 2016. In the video it was shown he has been manhandled and attacked. It was surfaced in the social media and also the electronic media last night. As you know, on March 4th, 2016, the terrorists attacked the place of Tom Urinalil, who was working for the Missionary of Charity, founded by the Mother Teresa in the city of Aden in Yemen. And on attacking on March 4th, on the spot they killed 4 nuns and also 12 other inmates of this missionary. And immediately on receiving this information, we had, along with the colleagues from Kerala, the MPs, had met the Minister Smaji and requested for all the help to track the person and bring them safely home. Yes. And she has assured all the help and steps has been taken. But till date, we are not able to, I don't know the details, no steps has been, at least no trace of the person who has been abducted, and also the person, the Father Tom Urinalil. Yes. My request to the Government of India is that, see, the person Tom Urinalil knows the perils and the threat of being there, but he has provided self-sacrificing service to the humanity to help the needy. Now he is a son of, I know that he is a son of, he is a citizen of India and a son of this soil. I request the central government to take all the steps. Probably there is no system, the government over there in Yemen, and the embassy is not working, and the conventional method may not be able to solve the problem. But the government of India should take conventional or non-conventional method to identify the person,
trace the person and bring back home safely Father Tom Ujnalil. And also like to know, I had visited the house of the priest in my constituency, that is in Ramapuram, Kottayam, many times, yes. And the good wishes of this person would like to know what are the steps taken by the government and what is the status also. Since the minister is here, the presence is here, I would like to know right now itself what are the steps and what will be the method and what is the hope of bringing back Father Tom Ujnalil at the earliest safely back home. You can give sleep and you can associate. Give your names and you can associate. Yes, ma'am. आप सब वही उठाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे सांसद साथी मणि जी ने जो विषय उठाया है और मेरे जितने बाकी केरल के साथी खड़े हैं वो उसी से खुद को संबद्ध करना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि जो विषय उन्होंने उठाया है वो हमारे लिए भी बहुत गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। फादर टॉम यमन से बंधक बनाए गए। आपको मालूम है कि यमन एक वॉर टॉर्न सिटी है, शहर। हमारी एम्बेसी भी वहाँ नहीं है, लेकिन उसी दिन से हम फादर टॉम को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिन जिन देशों से उनको छुड़ाने में मदद मिल सकती है, उन सबसे केवल मेरे स्तर पर नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी यात्राओं के दौरान उन देशों से बात की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब इस तरह के लोग बंधक बना लिए जाते हैं, जैसे जिस वीडियो का जिक्र वो कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी आज सुबह देखा है। हम पहले तो ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये वीडियो वाकई फादर टॉम का है, ये पहली चीज़ है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको मालूम होगा कि जब फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार अफगानिस्तान से अपहरण हुआ था तो हमें 8 महीने लगे थे, लेकिन हम उनको सुरक्षित वापस ले आए थे। इसलिए आप हम पर भरोसा रखें, इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है क्योंकि ये चीज़ें सीधी नहीं है। सामने कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा जिससे जाकर के आप बात करके उनको ले आएँ। जो स्टैंडर्ड हमारे लोग होते हैं उनको तो हम लोग सीधे सीधे ले आते हैं, लेकिन जो बंधक बना लिए जाते हैं उनके लिए दिक्कत। जैसे इराक के हमारे 39 लोग अभी तक बंधक हैं, तो पता नहीं लग पा रहा उनका। लेकिन मैं आपको ये भरोसा देती हूँ कि जैसे हम फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार जी को वापस लाने में सफल हुए, थोड़ा समय ज़रूर लगा, उसी तरह के प्रयास हम फादर टॉम के लिए भी कर रहे हैं। ये आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू। श्री M.K. राघवन, नो क्रॉस क्वेश्चन। M.K. राघवन जी इज देयर? नो। श्री अर्जुन लाल मीणा जी, Raghavan is there. Then yes, your issue is there. Yes, Raghavan ji. For giving this opportunity, madam. Yes. Say, I would like to raise very much important issue related to Kozhikode International Airport, madam. Madam, yes. Kozhikode International Airport is the 4th largest revenue earning airport in the country. 98% of the flight operations are to the GCC countries and caters to about 2.5 to 3 million passengers annually, madam. It is also one of the largest airports catering to the Holy Hajj pilgrimage. Madam, the airport has remained partially closed for the last over 1.5 years, resulting in shifting flights to Kochi, which also included wide-bodied aircraft. Madam, airports like Dubai International Airport takes only 3 to 4 months for recarpeting and restructuring work, whereas small airports like the Calicut is taking abnormally longer period. With this delayed actions, Calicut Airport is deprived of much connectivity as airlines are withdrawing their operations from the Calicut. Madam, the Honorable Minister for Civil Aviation has assured to convene a meeting on the progress and status of the Calicut Airport when a group of MPs from Kerala called on him. Unfortunately, this has not taken place so far, madam. Madam, in addition to this, the exorbitant seasonal increase in airfare is a great concern in general and particularly to the people of Kerala, madam. A large number of blue-collar Keralites working in the Gulf sector have to pay heavily, sometimes as much as Rs 40,000 for the one-way ticket to India during the vacation for festival seasons. The government should intervene to normalize the price of air tickets. This should not be market-driven, but should be a moderate and stabilized fare. It is these people who bring in foreign exchange and help both the center and the state in various development activities.
I therefore urge upon the Honourable Minister to immediately convene a meeting of the MPs from the Malabar region of Kerala along with the respective stakeholders to discuss these pressing issues. Madam, one point, madam. Madam, I would like to request you, madam, you please advise convene a meeting, madam. अर्जुन लाल मीणा जी, देखिए जीरो में मैं केवल 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी, पूरा का पूरा पन्ना पढ़ना नहीं पढ़ना है, स्पेशली यू पीपल, नो आई विल नॉट अलाउ, ओनली 1 और 2 मिनट. यस, धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर राजस्थान के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से दक्षिण राज्यों में जो हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध हो इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु पे शून्यकाल में उठाना चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संभाग मुख्यालय है और 6 जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़. यह अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ जस्ता उत्पादन का एकमात्र बड़ा केंद्र जवाहर माइंस केंद्र पड़ता है और पर्यटन की दृष्टि से भी उदयपुर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि पर्यटन की दृष्टि से और साउथ के राज्यों में जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो व्यापारी हैं, उन सब लोगों को थिएटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन एंड फाइनेंशियल हेल्प, देयर वाज सपोज्ड टू एक्सपोर्ट कमिटी मीटिंग एंड टू बी हेल्ड एवरी ईयर टू prepare the list and beneficiaries, but export committee did not hold a single meeting to finalize the same of the last 3 years. Consequently, old age pure artists are suffering want to financial head in the dwelling in their life. Therefore, I request to India government provide financial help to old age artists in the format pensions schemes and welfare who are eligible legally. They are to bright line. Yes. धन्यवाद मैडम. मैं आपके माध्यम से मंत्री से नर्मदा से पूर्वक कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत घाटोल में माई परियोजना के दाई मुख्य नहर पर पन बिजली उत्पादन केंद्र बना हुआ है. यहाँ 400 केवी की मशीनें 2 लगी हुई हैं. माई परियोजना के अंतर्गत कागदी पिकअप 550 केव्स बजाय अब 1200 केव्स से पानी छोड़े जाने से पानी का दबाव 3 गुना बढ़ गया है. भविष्य में भिखाभाई सागवाड़ा कैनाल का कार्य पूर्ण होने के बाद 1200 केव्स पानी भी अधिक पानी छोड़ना प्रस्तावित है. पानी मशीन हेड से करीब 18 मीटर है. पुराने कल पुर्जे एवं तंत्र लचरता की वजह से कई वर्षों से विद्युत उत्पादन में भारी क्षति हो रही है. बार बार मशीनें बंद होने से कारण नहर में पानी प्रवाह ज्यादा कम करना मुश्किल भरा है, जिसके चलते आरएमसी में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है. मुश्किल भरा है. श्री प्रताप राव जाधव. इससे चलते किसानों में भारी रोष व्याप्त है. यही स्थिति से मैं मिनी पावर उत्पादन केंद्र भीमपुर आरएमसी की 2 मशीनें निरूपण कहना विद्युत उत्पादन केंद्र माई परियोजना आरएमसी प्रथम पर उत्पादन पुरानी मशीनें हटाकर वर्तमान क्षमता की मशीनें लगाई जाए. धन्यवाद. प्रताप राव जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल लोगों को, मजदूरों को और किसानों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए नरेगा की योजना केंद्र सरकार ने यहां पर लाई है. लेकिन ऐसा पाया जा रहा है कि देहातों में बहुत सारे लोगों को ये 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल रहा. ये देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इस देश में अकुशल लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई देता होगा तो वो किसान देता है. लेकिन किसान भी घाटे में आ रहा है, आत्महत्या होती जा रही है, उसके माल को, उत्पादित माल को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है. तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि अगर कृषि के काम को नरेगा से जोड़ा जाए और किसानों के कृषि में भी काम करने वाले मजदूरों को 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार के माध्यम से, किसानों के माध्यम से अगर दी जाए तो किसानों को भी वहां पर खेती में अच्छा काम होगा, बेरोजगारों को वहां पर काम मिलेगा और नरेगा का जो सही मायने में अर्थ है तो उसका उचित फल भी लोगों के सामने आ जाएगा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत की महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने का अवसर प्रदान किया.
इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। सबसे पहले मैं सड़क व परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके द्वारा सोनीपत गोहाना जींद स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग 352 का दर्जा दिया गया। इस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव और दुर्घटनाओं को देखते हुए जल्द से जल्द इसको जनहित में 4 लेन में तब्दील किया जाना आवश्यक है। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है जी, जो आपने NH 352A राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया है उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 4 लेन की मंजूरी दिलवाकर तत्काल कार्य शुरू करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। I request the government to kindly redress the grievances of the 40 lakh rubber farmers in the country. The rubber growers are the most vulnerable group in the country, despite it is the most lucrative sector for the industries and revenue-making sector for the government. It should be noted that the cheap price of latex and higher prices of the finished product of rubber added a profit of rupees 50,000 crore to the rubber-based industries last financial year. The government has also got more than 15,000 crore under income tax and corporate tax. Yes. Moreover, 2003 to 2013, the government had collected an amount of 1,200 crore as rubber cess. Last year alone, rupees 78 crores added to the national exchequer under rubber cess. Yes. This shows the government and the industries gain lot from the rubber sector, and the only losers are the rubber growers. Now, put the demand only. Just 1 minute. No. For instance, the price of RSS4 grade rubber per kilogram is now 130 and the production cost is 150. Okay. Due to the fact that production cost exceeds the return, the rubber growers are not tapping the latex. This is also leads to declining of production of natural rubber in the country. As per report, the production of natural rubber has plummeted by 50% in a short span of time. Therefore, 1 minute, conclude. I humbly request the government to save the rubber sector by increasing the plantation subsidies to growers, allocating 10% of the revenue from rubber-related taxes for procuring natural rubber. Thank you. That is the thing. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये हमें पारा शिक्षकों का मामला झारखंड में उठाना चाहता हूं। 1 साल से आंदोलित हैं और अभी 62 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल पर रहा। 1 सप्ताह पहले मैंने उनको हड़ताल खत्म करवाया है। और ये पारा टीचर कैसे हैं जो 14-15 सालों से काम कर रहे हैं। अगर पारा टीचर नहीं होते तो झारखंड के आधे स्कूल बंद हो गए रहते। इनके बदौलत स्कूल चला और अब ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ये बीएड भी हैं और टेट पास भी हैं, उसके बाद भी इनकी नियुक्ति सरकार नहीं कर रही है। एक तरफ शिक्षकों की कमी है और दूसरे तरफ लड़कों को शिक्षा नहीं मिल रही है। ये आंदोलित हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी कहा, आपके माध्यम से भी, कि जनहित में और शिक्षा के दृष्टि से और ये जो सारा ये अपने प्रक्रिया पूरा करते हैं, ऐसे टीचरों को प्राथमिकता देते हुए इनकी नियुक्ति शीघ्र की जाए, ये मेरा आपसे आग्रह। डॉक्टर जे जयवर्धन। Honorable Speaker, Madam, in Tamil Nadu, groundwater irrigates 62% of the area under irrigation. From 2013-14, solar pumping systems have been provided to farmers in the state with 80% subsidy, which is 50% under the National Agriculture Development Program and 30% from the Ministry of New and Renewable Energy and 20% as farmers' contribution. In 2016-17, 2,100 solar pumping systems of up to 10 HP was proposed to be installed at a total cost of rupees 114 crores. Yes. It is understood the Government of India had proposed to implement a new scheme for promotion of solar pump sets with micro irrigation system with a sharing pattern of 30 as center share, 65% as state share and 5% as farmer share. Okay. Of which the state share is to be met through a loan from Nationalized Bank and NABARD's RIDF. The debt service is to be funded by the state through the levy of an additional cess on electricity consumed in the industrial and commercial sector. This does not appear to be a feasible option. Not to read the full feasible option with the several regulatory issues. This was clearly highlighted by our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Purachi Thalaivi Amma, to Honorable Prime Minister. Hence, the Government of India should consider retaining the sharing pattern of Government of India share 80%, state 15%, and farmers 5% of the. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आपका सदन का
समय लेना चाहता हूं। बताइए। 18 मैडम मुझे 2 मिनट ज्यादा दीजिएगा। आज मैं नहीं, आप बोलना तो शुरू करें। 18 जुलाई को जनपद एटा में एक विधानसभा अलीगंज आती है। वहां हमारी पार्टी की ओर से 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मेरी अध्यक्षता में गया था, जिसमें से हमारे माननीय मुकेश जी हैं, सांसद फर्रुखाबाद हैं, माननीय रमाशंकर कठेरिया जी हैं जो सांसद आगरा हैं, अशोक दोहरे जी हैं सांसद कानपुर, देवेंद्र भोले जी, और 5-7 लोगों की संसदीय समिति वहां गई। मैडम वहां पर एक अत्यंत गंभीर मामला यह है कि अब तक 4-5 दिन में 50 लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो गई है और लगभग 150 लोग ऐसे हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। 50-60 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और जो 200 लोग एडमिट हैं उनकी किडनी खराब हो चुकी है। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, लेकिन संभावना कम है। जिस तरह से देसी शराब, अंग्रेजी शराब की दुकानें होती हैं, इसी प्रकार वहां पर 4 प्राइवेट डिस्टिलरी कहना चाहिए जहां कम से कम 20,000 देसी शराब नकली बनाई जाती है। और माननीय मुलायम सिंह जी अगर हमारे यहाँ नेताजी होते तो मैं उनसे भी बात करता, क्योंकि उनकी सरकार के संरक्षण में ये काम चल रहा है मैडम वहां। और पुलिस का इतना आतंक है कि कोई भी आदमी वहां पर बोलने को तैयार नहीं है। जब मैं वहां जाकर लोगों से मिला, मैंने पूछा क्या क्या घटना हुई, एक भी व्यक्ति मुंह खोलने को तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि आजाद भारत में क्या कोई भी ऐसा भी स्थान है। मैडम मैं 1 मिनट प्लीज 1 मिनट, मैं एक मांग करता हूं। आबकारी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इनके अधिकारी भी इसमें सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि 302 का मुकदमा लगना चाहिए लोगों के ऊपर। मेरी मांग है। चंद्रकांत कह रहे हैं। मैडम मैं तो पूरी बात रख नहीं पाया। ऐसी नहीं होती, डिमांड जो रखो ना, बात उठाना दिया मैंने। कंप्लीट करो 1 सेकंड में। कंप्लीट। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसकी हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं कि हमें न्याय मिलेगा। ये CBCID से जांच हो, ये रिकमेंड करें, हम बात करेंगे। ये बात। थैंक यू मैडम। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष मोदी जी। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये विनती करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अमरनाथ यात्रा इतनी पवित्र यात्रा हमेशा हर साल होती है, 2 महीने तक चलती है, लेकिन इस समय भी मतलब जानबूझकर अमरनाथ यात्रा के समय में कुछ न कुछ आतंकवादी हो या उस ऐसे लोग हो कि वो या बहुत बाधा डालते हैं। यात्रा में बाधा डाल के यात्रा नहीं होना चाहिए करके उनका प्रयत्न रहता है। अभी भी वही हाल है, श्रीनगर में भी यही और जम्मू में भी वही है। वहां से तो मैं कहूँगा कि मेरे घर में, मेरे कोठी में और सारे सांसदों की कोठी में भी सारे अमरनाथ यात्री उनके क्षेत्र से आकर रिटर्न जा रहे हैं, उनको दर्शन नहीं हो रहा। तो मैं सरकार से मांग करूंगा आपके माध्यम से कि जितनी जो यात्रा बाधित करने वाले लोग हैं उनका तो कड़ी बंदोबस्त किया जाए और उनकी सारी यात्रा श्रद्धालुओं को भी मदद किया जाए कि उनका दर्शन हो जाए। अभी तो शिवलिंग का पवित्र शिवलिंग भी थोड़ा सा कम होते जा रहा है, लेकिन आज ये यात्रा जो हिंदुओं की यात्रा होती है, देश भर से सारे लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा भी होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और ये यात्रा को कभी बाधा नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकार ने कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। नाउ द हाउस स्टैंड्स adjourned टू मीट अगेन at 2:25। आपको कल दे देंगे।